हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। हालांकि वेक्टर्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बात नहीं की थी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर हम फोकस करेंगे थोड़ा। तो वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट होती है, मतलब अगर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को एक और नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तब कही जाती है जबकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन आंसर में हमारे पास कोई एक नंबर आ जाता है, यानी कि एक स्केलर आ जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट तब कही जाती है जबकि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई की जाती है और आंसर में एक वेक्टर ही आ जाता है। तो स्केलर आ रहा है मतलब कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ आएगी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, या डायरेक्शन के बारे में उसके लिए बात करना कोई मीनिंगफुल। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपका मास कितना है, तो आप बता देते हैं सर मेरा मास 50 kg है, 60 kg है। अब इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपसे पूछूँ आपका घर कहाँ है, तो फिर आप बताते हो सर मेरा घर ना वो आगे जा करके आपको राइट मुड़ना पड़ेगा, फिर चौराहा आएगा, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, फिर एक कॉलेज पड़ेगा। तो अब डायरेक्शंस बतानी पड़ रही हैं आपको। तो जहाँ डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है, और जहाँ पर बताने बिना हमारा डिस्क्रिप्शन अधूरा है वहाँ पर वेक्टर्स की बात हो रही है। तो अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वेक्टर आंसर आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास कॉमन सा आंसर है। एग्जाम्पल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क, और क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जाम्पल है टॉर्क। एक और एग्जाम्पल लेना हो, एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी। यहां पर एक और एग्जाम्पल लेना हो, पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दीजिए तो पावर आ जाती है। अब एक एक करके इनकी हम डिस्कशन में आते हैं थोड़ा सा। अगर मैं ए डॉट बी कर रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा हो जाता है। मतलब ये हमारा मान लीजिए वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर बी था, और इनके बीच में एंगल थीटा था। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए डॉट बी कर दीजिए तो ए डॉट बी का मतलब ए इंटू बी कॉस थीटा हो जाता है। बी कॉस थीटा इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अगर मैं वेक्टर ए की टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो परपेंडिकुलर यहाँ आएगा इस जगह पर। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे रहा हूँ और इस पॉइंट को सपोज पी नाम दे रहा हूँ, तो वेक्टर ओ पी जो होगा इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आएगी, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उससे कर दी जाए तो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा भी कहा जाता है। तो कहीं किसी क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्शन में, या जो आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में हो तो समझ जाइएगा डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है
कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए डॉट ए आप कर रहे हैं तो ये सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है, या फिर आप कह दीजिए ए स्क्वायर हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपने ए डॉट बी किया और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये वाइस वर्सा ट्रू है, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी, ए डॉट बी प्लस माइनस सी अगर लिखा है तो आप इसको ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी के ऊपर, और इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे मीन द सेम। यहाँ ऐसा नहीं है। इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आई जे के। आपने पढ़ा है, आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर मैं वेक्टर ए लिख रहा हूँ तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका हमें समझ में आ जाता है। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। ऐसा सवाल दिया जाता है कई बार। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक वेक्टर है r इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 2√3k। तो मैंने आपसे कहा कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। तो कैसे किया जाए भाई? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल दीजिए, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 12, यानी कि √25 विच इज़ 5। तो मैग्नीट्यूड आ गया निकल के। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, तो कैप लगा देते हैं। तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2√3k कैप डिवाइडेड बाय 5। यही मेरा आंसर हो गया। इसको अगर आप और थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखने में यूनिट वेक्टर नहीं लग रहा है, क्योंकि दिमाग में हमारे होता है कि आई कैप होगा, जे कैप होगा, के कैप होगा, तभी यूनिट वेक्टर है। बट है ये यूनिट वेक्टर। कैसे पता ये यूनिट वेक्टर है? अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 आना चाहिए। तो वो क्या आएगा? 3/5 का स्क्वायर -2/5 का स्क्वायर
और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ 9/25 प्लस 4/25 प्लस 12/25, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 12, दैट मीन्स अंडर रूट 25/25 एंड दैट इज 1। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो चाहे वो देखने में कैसा ही हो वो यूनिट वेक्टर ही कहलाए। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये करके दिखाना नहीं होता है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब किसी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं भाई, तो आपको ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है सपोज p, और ये मान लेते हैं एक दूसरा वेक्टर है सपोज q, और इनके बीच में कुछ एंगल आपको दे दिया जाता है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कंपोनेंट ऑफ p अलोंग q क्या होगा, तो अगर मैं कह रहा हूं कंपोनेंट ऑफ q अलोंग p कर लेते हैं चलो, तो q अलोंग p अगर निकालेंगे तो q cos थीटा। और अगर मैं कह रहा हूं कि कंपोनेंट ऑफ p अलोंग q क्या होगा, तो वो हो जाएगा p cos थीटा। सिंपल। तो जिसका कंपोनेंट निकालना है वहीं से शुरू करेंगे और आगे cos थीटा लगा देंगे, सिंपल सा तरीका है। ठीक, तो ये दो बातें अगर आप याद रखते हैं तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, अगर वेक्टर i j k में दिए जाते हैं तो याद रखिएगा कि i डॉट i करेंगे तो 1 आएगा, j डॉट j करेंगे तो भी 1 आएगा, और k डॉट k करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर आपने i डॉट j किया तो 0 आएगा, j डॉट k करेंगे तो भी 0 आएगा, और k डॉट i करेंगे तो भी 0 आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि i का मतलब x एक्सिस होता है, j का मतलब y एक्सिस होता है, और x और y का प्रोडक्ट अगर करें, x और y एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है। ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। इसी तरीके से y और z का प्रोडक्ट 0 आएगा, z और x का प्रोडक्ट 0 आएगा, और यहाँ पर खुद से खुद का प्रोडक्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि शो करो कि i डॉट i 1 होता है, तो आप सिंपल प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। हमने क्या कहा था, a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो अगर मैं i कैप डॉट i कैप लिख रहा हूँ तो ये भी x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, तो आप लिखते हैं मॉड i कैप और x एक्सिस का x एक्सिस से एंगल हो गया 0 डिग्री, i कैप का मॉड 1, i कैप का मॉड 1, और cos 0 भी होता है 1, तो आंसर आ गया 1। अब हमें बार बार ये एक्सरसाइज न करनी पड़े, इसलिए हम सिंपली कह देते हैं कि आप याद रख लीजिए i डॉट i j डॉट j k डॉट k करेंगे तो 1 आएगा, और अगर एक जैसे नहीं है i j j k k i आ रहा है तो प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक हो गया जी। तो अब अगर मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास एक वेक्टर है p विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है q, मान लीजिए i माइनस 2j
प्लस 5k। और मैं आपसे कह देता हूं फाइंड कंपोनेंट ऑफ P along Q। ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया Q along P। तो एक मैं करूंगा और एक आप लोग करेंगे। होमवर्क समझ लीजिए अपना। तो कैसे किया जाएगा भाई? कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कंपोनेंट ऑफ P along Q इक्वल टू P cos थीटा होता है। सिंपल सी बात है। तो मुझे P cos थीटा की वैल्यू ही पता करनी है। अब हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, कि अगर मैं P और Q का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q cos थीटा ये आ जाएगा। या थोड़ा सा आसान अगर हम इसे लिखना चाहें तो सिंपली PQ cos थीटा आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए P cos थीटा की वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूं कि P डॉट Q अपॉन P कर दीजिए, सॉरी Q कर दीजिए, तो P cos थीटा आ जाएगा। और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। मुझे P cos थीटा ही तो निकालना था। तो मैंने क्या करना है, मैंने P डॉट Q की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको Q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q को ही Q लिखा गया। ठीक है। तो मेरे P और Q क्या गिवन थे? P था हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो P क्या था? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और Q क्या था? i माइनस 2j प्लस 5k कैप। ये हमें गिवन है। तो अब डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत इजी है इस रूप में। कैसे? इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो और इन दोनों को देख लो, बस। तो अगर मुझे P डॉट Q निकालना है तो I डॉट I 1 हो गया। यहाँ इसके साथ में 1 लिखा हुआ है ऐसा मान लीजिए। तो 2 इंटू 1 2 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ -2 है तो ये -6 हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो ये 20 हो गया। तो ये आ गया 16। तो P डॉट Q आ गया 16। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Q निकाल लीजिए। तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 30। तो जो हमें कंपोनेंट निकालना था वो था P cos थीटा, P डॉट Q अपॉन Q। सो देयरफॉर P cos थीटा इज इक्वल्स टू P डॉट Q अपॉन Q, यानी कि 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30। So that is the component of the vector P along Q। अब Q along P क्या होगा वो आप निकालेंगे। तो वो आप करके कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल टेल यू वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब
कुछ लोग यहाँ पर कभी कभी, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है और आपके पास टाइम हो एग्जाम में, वैसे तो ये आंसर यहीं ख़त्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब इसका आंसर होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ P along Q is equal to 16 अपॉन अंडर रूट 30 इंटू क्यू कैप। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बात है वैसे, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड इतना है और वो किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है जिसमें यूनिट वेक्टर क्यू है, यानी क्यू के अलोंग है। तो वो तो क्वेश्चन में ही कहा गया है क्यू के अलोंग निकालना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास और ज़्यादा समय होगा तो क्यू कैप निकाल भी सकते हैं आप। वहाँ पर क्यू कैप कितना होगा, क्यू कैप होगा वेक्टर क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो वेक्टर क्यू कितना था, आई माइनस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाई मॉड क्यू, जो कि आ रहा था अंडर रूट 30। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 16/√30 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 30। तो p cos थीटा इंटू यूनिट वेक्टर q की जो वैल्यू निकल के आई वो आ जाएगी 16/30 आई कैप माइनस 32/30 जे कैप प्लस 80/30 के कैप। इसको आप फर्दर इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 8/15 आई कैप माइनस 16/15 जे कैप प्लस 8/3 के कैप। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ P along Q। ठीक है, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। एक्सपेक्टेड बस उतना ही है कि आप 16/√30 निकाल दीजिए, दैट इज इनफ। कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इसका इम्प्रेशन होता है कि चेक करने वाले के पास आप एक मैसेज डिलीवर करते हैं कि मैं चीज़ को प्रॉपर डिटेल में जानता हूँ, और इसका एडवांटेज वहाँ आपको मिल सकता है जहाँ पर के आपने कुछ गलतियाँ कर रखी हैं। तो टीचर उनको फिर इग्नोर करता है कि नहीं भाई ये अच्छी नॉलेज वाला बच्चा है, इसके मार्क्स ज़्यादा न काटे जाए। तो अगर समय हो तो करना चाहिए, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए इसको। तो ये मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। हिंट दे देता हूँ कि अगर मुझे Q का कंपोनेंट P के अलोंग निकालना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट ऑफ P अलोंग Q उतना ही होता है जितना Q अलोंग P होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरी। तो कंपोनेंट ऑफ P अलोंग Q निकालेंगे तो दैट इज P cos थीटा, और Q अलोंग P निकालेंगे तो दैट इज Q cos थीटा। तो ये दोनों तभी बराबर आ सकते हैं जबकि P और Q के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हों। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि वेक्टर P की वैल्यू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप है, और Q की वैल्यू 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। तो अब ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, आप निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट P का Q के अलोंग आएगा वही Q का P के अलोंग भी आ जाएगा। ठीक।
तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई दो वेक्टर्स हैं, उनका कंपोनेंट निकालिए, एक का दूसरे के अलोंग, दूसरे का पहले के अलोंग, तो वो आप सिंपली आई जे वाले फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिए हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज कि एक वेक्टर है i प्लस जे, मान लेते हैं, मैं इसे वेक्टर ए लिख देता हूँ, और एक दूसरा वेक्टर है i माइनस जे। ये थोड़ा सा मुझे ए बी हटाना पड़ेगा क्योंकि उसने ए और बी किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है, तो मैं इनको कुछ और नाम दे देता हूँ। ये उसने दे दिया है दिस इज वेक्टर पी, और ये मान लीजिए दे दिया है दिस इज वेक्टर क्यू। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो वो कह रहा है कि इसका इसके अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा और इसका इसके अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर पी, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड पी। तो यहाँ ए और पी की बात हो रही है, तो वो कितना आ जाएगा, ए डॉट पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, सिंपल सी बात है। अब जब ए डॉट पी करोगे तो क्या आएगा, ए कितना है आई प्लस जे, पी सॉरी ये पी है हमारा, और ए कितना है 2i प्लस 3j। तो जब हमें इनकी प्रोडक्ट करनी होगी तो इनको देख लो, इनको देख लो, तो ए डॉट पी कितना बन जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 5 अपॉन रूट 2। इसी तरीके से उसने पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग क्यू, तो वो कितना हो जाएगा, ए और क्यू की बात हो रही है, तो ए डॉट क्यू अपॉन क्यू, और क्यू कितना था, ए तो हमें गिवन है और क्यू भी गिवन है, ये 2i कैप है, ये 3j कैप है, और क्यू की वैल्यू है i माइनस जे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो हमको गिवन है, तो जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, ए डॉट क्यू करेंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो -1/√2। माइनस में आने का मतलब ये है कि इन दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि i माइनस जे, ग्राफिकली उसने कहा भी है कि आप इसे ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो इधर तो हो गया आई कैप, मैं यहाँ दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, इधर तो हो गया मेरा आई कैप और इधर हो गया मेरा माइनस जे कैप। तो जो आई माइनस जे कैप है
वो ये वाला वेक्टर हो गया। कौन सा वाला? ये वाला वेक्टर हो गया। दिस वेक्टर इज I माइनस j। अब दूसरा वेक्टर उसने क्या दे रखा है? ये तो हो गया वेक्टर Q। दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j। तो i तो ये हो ही गया मेरा। i और आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, i और आगे चले गए तो ये आ गया, ये 2i हो गया अब। और ऊपर की तरफ वो कह रहा है 3j। तो यहाँ पर हो गया j, यहाँ हो गया 2j, यहाँ हो गया 3j। तो ये जो मेरा वेक्टर बन रहा है, ये बन रहा है 2i प्लस 3j। तो यहाँ पर देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये वाली जो साइड है ये है 3, ये वाली जो साइड है ये है 2, इधर जो साइड है ये है 1, और इधर जो साइड है वो भी है 1। तो अगर मैं ये वाले एंगल को कहूँ तो ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए बीटा है। तो अगर मैं tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं तो वो 3/2 आएगी, और tan बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो 1/1 आएगी। तो बीटा तो मुझे दिख रहा है कि 45 डिग्री है, और अल्फ़ा अगर मैं निकालूंगा तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप अपने पास ज्योमेट्रिकली बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए जिसका परपेंडिकुलर 3 हो और बेस जो हो वो 2 हो, और उसे फिर अपने डी से मेज़र करके देखेंगे तो ये 56 डिग्री से थोड़ा बड़ा आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो एंगल है ना इन दो वेक्टर्स के बीच का। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये जो एंगल आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 101 डिग्री आएगा, विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तो हम रफली बना रहे हैं, तो हमें धोखा लग सकता है कि अरे नहीं भाई, सर तो कह रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, लेकिन ये तो नहीं आ रहा। तो अगर वेक्टर्स का कंपोनेंट 90 डिग्री से अधिक पर लिया जा रहा हो, या यूं कहें कि वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो कंपोनेंट नेगेटिव आ जाता है। आप ऐसे समझ लो कि एक वेक्टर है हमारा ये, और एक वेक्टर है मान लीजिए ये। अब मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो हम ये मानेंगे कि इनके बीच का एंगल थीटा है, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए जो आएगा वो बी कॉस थीटा ही आएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बना रहा है वो ये है। सो दिस इज बी कॉस थीटा। ये ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है कंपोनेंट, इस तरफ है ना ये कंपोनेंट, और वेक्टर ए इस तरफ है, इसलिए नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि आंसर नेगेटिव आने का मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि वेक्टर उस डायरेक्शन में। वैल्यू मैग्नीट्यूड में जैसे हमारा यहाँ पर आ गया, कितना आ रहा था? कितना था? -1/√2। तो इसका मतलब है कि लगभग -0.707 हो गया ये। -1/√2 की ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो गया कि ए इधर होगा, बी जिसको मैं लिख रहा हूँ वो बी नहीं होगा, वो क्यू होगा, और ए का जब हम कंपोनेंट, यहाँ पर तो क्यू का कंपोनेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि
ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर क्यू। अगर मैं कह देता हूँ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग क्यू, तो इसका मतलब है कि क्यू को प्रोड्यूस कीजिए आप आगे की ओर, और ए से अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग क्यू, इनके बीच का एंगल थीटा ही है, तो दिस इज ए कॉस थीटा। और क्योंकि ये क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। सो आई होप योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। नॉट ओनली दिस, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी लगे हाथों में डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 5i + 3j मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2i - j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और मान लीजिए कि ये 2,3 से अपना मोशन शुरू कर रहा है, या 1,1 से मान लेते हैं, चलो 1,1 से ये स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू मूव टू a point where its x coordinate is 21। पहली बात तो ये। दूसरा, also find y component at this instant। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है और एक्सेलरेशन दे दिया है। अब ये सवाल बड़ा मुश्किल लगता है नहीं? इसमें आप सीधा सीधा हिसाब बना लीजिए। U, A और S, और यहाँ लिख दीजिए I कैप और यहाँ लिख दीजिए J कैप। तो U कितना दिया हुआ है, X कंपोनेंट I के साथ में 5 है, यहाँ पे 3 है। वहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन में 2 दिया है और -1 दिया। अब अगर मैं S वाला खाना देखूंगा तो मैंने शुरू किया है 1,1 से, और मैं ऐसे पॉइंट पर जाना चाहता हूं जहां पे x कोऑर्डिनेट 21 हो जाए, y कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही नहीं है कितना हो गया। तो जब मैं i वाला देखूंगा, i का मतलब x कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 - 1 यानी कि 20, और वहाँ पर आ जाएगा y - 1। बस इतना ही काम है। अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। आपने पढ़ा हुआ है S = UT + ½ AT²।
मैं अभी सिर्फ एक्स एक्सिस पे ध्यान दे रहा हूँ, तो यहाँ भी एक्स लिख दिया, यहाँ भी एक्स लिख दिया, यहाँ भी एक्स लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज़ डाल दो। एस एक्स के बदले आ जाएगा 20, यू एक्स के बदले आ जाएगा 5t, मुझे पता नहीं है, हाफ ऑफ ए की जगह आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाले 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका टाइम पता चल जाएगा। अब इसी चीज़ को आप वाई एक्सिस के लिए यूज़ कर देंगे। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई के बदले लिख देंगे वाई माइनस 1, यू वाई के बदले आप लिख देंगे 3, और टाइम मान लीजिए यहाँ से निकल के आ रहा है, जो भी सपोज कर लो 2 सेकेंड आ गया, वैसे आएगा नहीं, कुछ और आएगा, 2 सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पे आप 2 रख दोगे प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है, वो -1 है, इंटू टी स्क्वायर, तो वाई भी निकल जाएगा। अब मुझे अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है तो मैं यहाँ से टी निकाल सकता हूँ। टी की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4ac यानी 80 अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 105 अपॉन 2। तो ये हो जाता है -5 प्लस माइनस 10.25 अपॉन 2। टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 5.25 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इतने सेकंड लगेंगे उसको। यह आपका टाइम निकल के आ गया। इस टाइम की वैल्यू को आप यहाँ डाल देंगे। y इक्वल्स टू 1 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 प्लस 3 इंटू टाइम कितना था, 2.625 माइनस 2.625 का स्क्वायर बाई 2। तो ये 5.43 आ गया निकल के आपका। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप IJK को समझते हैं तो फिर ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। होप you will be able to understand these things and can apply them for the solution of the problems that you wish to attempt. Thanks for watching.